यूथ कंपटीशन टाइम्स के यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। इस समय हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो पे ग्रेड के हिसाब से यूपी गवर्नमेंट की सबसे बड़ी नौकरी है। वो है उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा निकाली गई असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी है ना। ये ऐसी नौकरी है कि इसमें एक तो एज लिमिट नहीं है, इसकी लास्ट डेट है 7 अगस्त। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, जो लोग मिनिमम क्वालिफिकेशन है पीएचडी किए हो या नेट क्वालिफाई हो, वो सारे लोग भर सकते हैं। सीटें भी बहुत अच्छी आई हैं, जल्दी इतनी सीटें नहीं आती हैं। 917 वैकेंसी है, 917 वैकेंसी है, और 917 वैकेंसी बहुत होती है। और आप एक ग्रेड ऑफिसर की रैंक की तनख्वाह पा सकते हैं, और इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। 7 अगस्त लास्ट डेट है। पहले लास्ट डेट जान लीजिए, कब तक आपको फॉर्म फिलअप करना है। 7 अगस्त लास्ट डेट है। और जब आप फॉर्म फिलअप कर लेंगे तो फिर आपको तैयारी भी करनी पड़ेगी, और तैयारी कराने के लिए हम हैं। तैयारी कराने के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स आपके साथ हमेशा से है। पुराने लोगों ने भी तैयारी की होगी, हमारी किताबें पढ़ी होंगी, और फिर नए ढंग से भी हम पढ़ाएंगे। और इस बार दोनों तरह से आपकी सेवा करेंगे, एक किताबों के माध्यम से, दूसरा यूट्यूब के माध्यम से हम चीज़ों को बताएंगे। पहले आपको नॉर्मल जानकारी चाहिए, तो नॉर्मल जानकारी ये है कि इसमें टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, और 100 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के होते हैं, ठीक है ना। और वो सबके लिए कंपलसरी होते हैं, अनिवार्य होते हैं। 30 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के होते हैं, और 70 क्वेश्चन बताते हैं कि आप अपने सब्जेक्ट में कितना योग्य हैं। वो मेहनत आपको करनी है। सब्जेक्ट वाइज भी हम सॉल्व कराएंगे। जब सब्जेक्ट वाइज सॉल्व कराएंगे तो हर एक बच्चा अपने सब्जेक्ट के हिसाब से तैयारी हम लोगों के साथ करेगा। जीएस कंपलसरी है और सबके लिए अनिवार्य है। कल से कंटिन्यू जीएस की क्लासें हम चलाएंगे, और लास्ट ईयर में आए हुए क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट में आए हुए क्वेश्चनों को भी देखेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अलावा जैसे राजस्थान है, हिंदी भाषी जो भी राज्य है, जैसे दिल्ली है, जैसे हरियाणा है, जैसे उत्तराखंड है, झारखंड है, बिहार है, वहाँ की भी वैकेंसी में जो पेपर आए हुए हैं जीएस के, उसको भी हम सॉल्व कराएंगे साथ में, और व्याख्या के साथ सॉल्व कराएंगे। लेकिन उससे पहले आपको जानना पड़ेगा जीएस का सिलेबस क्या होता है और आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो जीएस में जो सिलेबस होता है, इनको 4-5 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा जो है वो है समसामयिक मुद्दे का, मतलब करंट अफेयर का। करंट अफेयर नॉर्मल किसी एग्जाम के शुरू होने से 2 महीने पहले, 3 महीने पहले का आता है। ऐसे तो लिमिट नहीं है, कभी कभी पूछ सकता है, लेकिन नॉर्मल जाने रहिए कि 1-2 महीने पुराना ही करंट रहता है। कभी कभी 10 दिन 15 दिन पुराना भी अगर कोई ऐसी घटना हो गई है तो वो करंट में आ जाती है। करंट के मुद्दे आप लोग जानकार नहीं हैं, तब भी आप जान लीजिए। इसमें है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख घटनाएं एवं मुद्दे, मतलब नेशनल स्तर पे जो मुख्य मुख्य घटनाएं हो रही हैं, और इंटरनेशनल लेवल पे भी जो मुख्य मुख्य घटनाएं हो रही हैं, उस पर आपको कंसंट्रेट होना पड़ेगा। और राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली घटनाओं का मतलब कौन सी घटना पे ध्यान रखना है कि वो राजनीतिक रूप घटना है, कि साइंस से रिलेटेड घटना है, कि कोई इन्वेंशन हुआ है, खेल से संबंधित कोई घटना हुई है। ये सारी चीज़ें ये ध्यान रखिए। इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी घटनाएं, दुर्घटनाएं होती रहती हैं, नई चीज़ों की खोज होती रहती है, कहीं के प्रधानमंत्री बदलते रहते हैं, राष्ट्रपति बदलते रहते हैं, उनके बारे में। तो इंटरनेशनल घटनाओं में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, केवल एक चीज़ नहीं आती है। जैसे हाइड्रोजन बस सबसे पहले कहाँ चलाई गई है ना, मेट्रो भारत में सबसे पहले कहाँ चालू की जाएगी। ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर रोज बात होती रहती है। तो है तो बहुत पुराने, लेकिन ये करंट में ही आते हैं। कुछ और भी चीजें हैं जो करंट में आती हैं, जैसे इन्होंने डाला है समसामयिक मुद्दे में प्रमुख व्यक्तित्व में जैसे नोबेल प्राइज किसको किसको मिला है, वो व्यक्तियों को जानना है। किसी ने नई खोज की है तो, है ना, किसी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, इंटरनेशनल लेवल पे बुकर प्राइज मिला हुआ है, तो ऐसे व्यक्तियों के बारे में। खेल में अगर किसी को गोल्डन बॉल मिला है, गोल्डन बूट मिला है, तो ये सारी चीजें हैं। तो व्यक्तित्व में राष्ट्रपति का नाम हो गया, कहीं के प्रधानमंत्री चेंज हुए हैं तो उनका नाम हो गया। ये सारी चीजें किसमें आएंगी, व्यक्तित्व में आएंगी। भारत की अगर बात करें तो भारत में राज्यपालों के नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है ना। तो किस राज्य में अगर कई जगह राज्यपाल बदले गए हैं तो राज्यपालों के नाम एग्जाम में पूछ लेता है। व्यक्तित्व में कोई बढ़िया खिलाड़ी हुआ है, किसी ने गोल्ड मेडल जैसे अभी जीता है, इन सब के बारे में पूछ लेता है, ठीक है। किसी को पुरस्कार, अगर भारतीय को इंटरनेशनल लेवल का पुरस्कार मिला है तो वो पूछ लेता है। आगे आ गया खेल समाचार, तो खेल से रिलेटेड सारी चीजें जो मेन ट्रॉफियां हुई हैं, मेनली फुटबॉल की हुई है, टेनिस की हुई है, क्रिकेट की हुई है,
हॉकी की हुई है, आजकल महिला हॉकी, महिला क्रिकेट, है ना, महिलाओं से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस समय जैसे गेम हो रहे हैं कॉमनवेल्थ के, तो कॉमनवेल्थ गेम से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन पूरी तरह से संभावना है कि आएगा ही एग्जाम में, क्योंकि भारत ने इसमें पदक भी जीते हैं। उसके बाद विज्ञान के क्षेत्र में नवीनतम शोध, तो विज्ञान के क्षेत्र में नवीनतम शोध है, जैसे काली 10,000 की खोज हुई है ना, ये लेजर बीम है जो चीजों को देखती है, सैटेलाइट की हुई है। जैसे अभी झंडा फहराया जा रहा है तो विज्ञान के थ्रू अंतरिक्ष में भी फहराया जा रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। ड्रोन भारत में विकसित होने लगे हैं, कई मल्टी बैरल। तो जो विज्ञान के क्षेत्र में नवीन शोध है, इनको हम कई हिस्सों में बांट सकते हैं। जैसे रक्षा के क्षेत्र में, डिफेंस के सिस्टम में क्या क्या नई चीजें हुई हैं। बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में क्या हुआ है। कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें आती हैं, उसमें क्या हुआ है। तो विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारे शोध होते रहते हैं उन पे। तो ये करंट के मुद्दे का जो स्तर है वो बहुत व्यापक है और हमको व्यापक ढंग से करंट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद शिक्षण एवं शोध वृत्ति, ये नॉर्मल जो लड़के दे रहे थे टेट का एग्जाम, सुपर टेट का एग्जाम, उन लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा। वैसे भी आप जब नेट देते हैं तो नेट में भी ये आता था, तो वहां भी आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे बताना है कि टीचर को पढ़ाने की क्या क्षमता होनी चाहिए, टीचर किस ढंग से चीजों को पढ़ाए कि बच्चों को समझ में आए, बच्चों और टीचर के बीच में क्या संपर्क बने, दोनों के बीच में फ्रेंडली संपर्क बने, बच्चों की भावनाओं को वो समझे और बच्चों को उन्हीं हिसाब से पढ़ाए। तो इसीलिए यहाँ क्या लिखा है, शिक्षण का नेचर कैसा होना चाहिए। नेचर डिपेंड करता है आप कैसों को पढ़ा रहे हैं, तो नेचर कैसा होना चाहिए और किस लिए पढ़ा रहे हैं ये। उसके बाद है उद्देश्य, जो शिक्षा ले रहा है उस शिक्षा का मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए, उस पे बातें होंगी। आवश्यकताएं, शिक्षा की आवश्यकता क्यों है, क्यों लिटरेसी की बात चल रही है। देश आजाद हुआ तो कितने लिटरेट थे, आज कितने लिटरेट है। ऐसा क्यों है कि विकसित देश जो दुनिया में है वो आज लिटरेट होने की वजह से विकसित है क्या। तो ये सारी चीजें जानेंगे। उसके अलावा बहुत सारी पढ़ाने की विधियां हैं, उन विधियों को शिक्षण की जानेंगे, मूल्यांकन करेंगे और फीडबैक सबसे इंपॉर्टेंट। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, मैंने इसके बारे में बताया, तो फीडबैक तो आप ही देंगे ना कि क्या बताया, क्या नहीं बताया, अच्छा बताया या खराब बताया। तो फीडबैक बहुत जरूरी है। उसके अलावा इवोल्यूशन, मूल्यांकन होना जरूरी है। तो ये सब शिक्षा से रिलेटेड चीजें हैं। और उसके बाद यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, आंकड़ा, स्रोत, संकलन एवं विश्लेषण। तो एजुकेशन से रिलेटेड जो भी आंकड़े आए हैं, शिक्षा का स्तर क्या है, बच्चों का स्तर क्या है, महिलाओं का स्तर क्या है, ये सब भी चीजें इसी में आएंगी। उसके अलावा शोध कार्य जो शिक्षण पे हुए हैं, नए नए एक्सट्रीम चीजें खोजी गई हैं, जैसे यूट्यूब पे पढ़ाना, ये एक नई चीज खोजी गई है। पहले किताबों में ही पढ़ाया जाता था, कोरोना ने हमको ला दिया कि हम दूर से चीजों को पढ़ा सकें, सैटेलाइट के थ्रू पढ़ा सकें। हमारी क्या कहते हैं, सरकार ने भी चैनल, विज्ञान चैनल चालू किया है, वहां से भी लोग पढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीजें भी इसमें आएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है भारतीय उच्च शिक्षा के गुणात्मक विकास में यूजीसी की भूमिका। यूजीसी की स्थापना ही इसीलिए की गई थी कि हायर एजुकेशन में हमेशा गुणवत्ता बनी रहे। इसीलिए इसका एग्जाम देने से पहले आपको यूजीसी क्वालिफाई करना पड़ता है। यूजीसी जो एग्जाम लेता है उस नेट को क्वालिफाई करना पड़ता है। वो देखता है कि आप पढ़ाने लायक हैं कि नहीं। तो वो योग्यता जब आप पा लेंगे तभी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग जो बात कर रहे हैं वो थर्ड पार्ट है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी है जो हमको आपको आपस में जोड़ी हुई है। इसके लिए हमको शुक्रगुजार होना चाहिए राजीव गांधी का। राजीव गांधी पहले प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने इस पे ध्यान दिया और आगे चल के समय के हिसाब से चीजें बदलती रही। 1995 में हम देखते हैं बीएसएनएल भारत में पहली बार संचार व्यवस्था की व्यवस्था करता है, इंटरनेट की व्यवस्था करता है और फिर धीरे धीरे बहुत सारी कंपनियां आ गई। आज आपको इंटरनेट के बारे में चीजें मालूम ही है, बताने की जरूरत नहीं। तो इसमें सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का तात्पर्य, लाभ एवं दुष्परिणाम। तो तात्पर्य क्या होती है सूचना टेक्नोलॉजी, इसके बारे में बात होगी। इंटरनेट क्या होता है, वाईफाई क्या होता है, लेन क्या होता है, ये सारी चीजें बात होंगी। नेक्स्ट है इसके होने वाले फायदे। तो फायदे बहुत सारे हैं, लाभ हम कितने भी बता सकते हैं। जैसे हम ही आपका संपर्क हो रहा है तो ये लाभ ही है। आजकल मेडिकल शिक्षा और सारी चीजें भी इसी के थ्रू हो रही हैं। अगला जो है दुष्परिणाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को भी आदेश देना पड़ा है कि 19(1) में सूचना का अधिकार आता है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत समस्या आ रही है। किसी के खिलाफ कुछ चीजें लिख देना, समाज का माहौल गड़बड़ करना, तो ये सारे दुष्परिणाम जो हैं इंटरनेट के थ्रू होते हैं। इस पे भी बातें करेंगे। इंटरनेट, ईमेल, इन सब की जो बेसिक चीजें हैं उसके बारे में जानेंगे। बेसिकली कंप्यूटर के
नॉर्मल बेसिक चीजों को जानने के बारे में है। सूचना एवं संचार संबंधी शब्द संक्षेपण और शब्दावली, जैसे कोबाल क्या है, एएलटी की फुल फॉर्म क्या है ना, और एएलयू क्या होता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तब आपको समझ में आएगा कंप्यूटर में किन क्या चीजें यूज होती हैं और इनकी फुल फॉर्म, जैसे सीपीयू की होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इस तरह की चीजें इसमें आएंगी। नेक्स्ट है मानव एवं पर्यावरण। जब से मानव पैदा हुआ पर्यावरण पे ही जीवित रहा, पर्यावरण पे ही आश्रित रहा। समय बदला, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया और इस औद्योगिक क्रांति ने तब पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना चालू कर दिया। आज पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचा रहा है उसमें सबसे बड़ी, देखिए इस धरा पे बहुत सारी एनिमल रहते हैं, उस एनिमल में एक मानव भी है। उस किसी एनिमल ने पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाया, केवल मानव को छोड़कर। तो मानव ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है, जिसके कारण बहुत सारे जीव जंतु समाप्त भी हुए हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे समाप्त भी हुए हैं, और हम भी समाप्त हो जाएंगे अगर पर्यावरण का ध्यान नहीं रखेंगे। इस वजह से हर एक एग्जाम में इससे जरूर क्वेश्चन आता है मानव एवं पर्यावरण से। तो मानव एवं पर्यावरण का क्या रिलेशन है? जैसे नॉर्मल सोचिए, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो उनको कार्बन डाइऑक्साइड हमसे मिलती है और इसके बदले में हमको ऑक्सीजन मिलती है। तो ये एक संबंध है ना, एक दूसरे पे हम लोग डिपेंड है। तो ये सारी बातें होंगी मानव एवं पर्यावरण का अंतर संबंध। फिर है पर्यावरणीय क्षरण, और ये सबसे ज्वलंत टॉपिक है आज की दुनिया का, कि जब धरती नहीं रह जाएगी तो हम कहाँ रहेंगे, जब पानी समाप्त हो जाएगा, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, कहाँ छुपेंगे। तो ये जो समस्या है इस पे सबसे अधिक बात होगी, इसमें पॉल्यूशन भी आ जाएगा, और पॉल्यूशन के कारण ही पर्यावरण का जो क्षरण हो रहा है। तो ये क्षरण कई तरह का होता है, कई जगह होता है, चाहे वायु का हो, चाहे जल का हो, चाहे सॉयल इरोजन हो। तो ये सारी चीजें, या सॉयल में क्या कहते हैं केमिकल डल रहे हैं, उससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो ये जो पर्यावरण ह्रास है इस पे सारी बातें होंगी। फिर पर्यावरण संरक्षण हेतु राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास जैसे किए गए हैं, जैसे WWF की स्थापना की गई है, ग्रीन पीस की स्थापना की है, कार्बन टैक्स वसूला जा रहा है, भारत में भी इस तरह की बहुत सारी सोलर एनर्जी पे काम किया जा रहा है। तो ये सारी बातें इसमें होंगी, तो इससे क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट है भारतीय इतिहास एवं भूगोल। इससे आपको बताने की जरूरत नहीं है, अगर इतिहास की बात आ रही है तो इन्होंने क्या किया है, एंसेंट हिस्ट्री ना देके केवल क्या लिख दिया है, भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं। भारतीय संस्कृति का मतलब हो गया कि भारत के प्राचीन काल से लेकर अभी आधुनिक काल तक जो भी संस्कृति में था, जैसे एलोरा के मंदिर, अजंता के मंदिर हो गया, द्रविड़ सभ्यता हो गई, है ना, इन सब पे बात होगी, मूर्ति कला पे बात होगी, चित्रकला पे बात होगी, सब पे बात होगी। तो इसमें आपका पूरी हिस्ट्री आ जाएगी, ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तो आप समझ ही रहे हैं कि 1857 का पहला विद्रोह जो होता है, तब से लेके देश आजादी तक की बात की है। हालांकि ये थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं संविधान लागू होने तक, 47 नहीं 50 तक आ गए हैं, क्योंकि संविधान लागू कर लिए। तो ये आधुनिक भारत का पोर्शन है, और आधुनिक भारत के पोर्शन में 1857 का विद्रोह है, कांग्रेस की स्थापना है, उसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन है, उसके बाद भूमि व्यवस्था, अंग्रेजों की व्यवस्था, ये सब पढ़ना है। पूरा क्या कहते हैं आधुनिक भारत, देश का बंटवारा भी पढ़ना है, और कांग्रेस की नीतियां भी पढ़नी है, महात्मा गांधी को पढ़ना है, उनके आंदोलन चंपारण से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक पढ़ना है। प्रमुख व्यक्तित्व जो भी है, इसका कोई सिलेबस नहीं है, ये हर एक पार्ट 1857 से 1950 के बीच का हमको पढ़ना है, और ये हम पढ़ाएंगे आपको। उसके बाद आ गया ये ज्योग्राफी से भी रिलेटेड है या जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं सौर मंडल। तो सोलर प्लेनेट के बारे में, जैसे पहले 9 प्लेनेट से अब 8 हो गए हैं, किसको निकाला गया है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, तो जो बिग बैंग सिद्धांत है और बहुत सारे सिद्धांत है, उसको हमको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, और ये ज्योग्राफी के सर बहुत ढंग से इन चीजों को आपको पढ़ाएंगे। बात आते हैं नॉर्मल सामान्य भूगोल की। सामान्य भूगोल इसमें लिख दिया है, वर्ड का नहीं, भारत का सामान्य भूगोल। भारत का सामान्य भूगोल मतलब इंडिया का सामान्य भूगोल। तो भारत का सामान्य भूगोल से, भारत का सामान्य भूगोल अगर हम बांटे तो क्या होता है, एक पर्वतीय भाग हो जाता है, हिमालय वाला भाग हो जाता है, एक मैदानी भाग हो जाता है, एक दक्षिण भारत का पठारी भाग हो जाता है। तो इस तरह से नदियां हैं, भारत की नदियां हैं, भारत में बने हुए बांध हैं, भारत की मिट्टियां हैं, भारत की जलवायु है। तो भारत का सामान्य भूगोल पूछेगा, भारत की राजनीतिक जो सीमा है वो किन किन देशों से छुई है, भारत कितने राज्यों में बटा है, ये सब नॉर्मल चीज। भारत का सामान्य भूगोल ये आप समझिए कि 12 तक की एनसीईआरटी पढ़िए, आपका भारत का सामान्य भूगोल तैयार हो जाएगा। इससे ज्यादा ये नहीं पूछेगा, क्योंकि यहाँ वर्ल्ड लेवल
नहीं दिया है। फिर आते हैं भारतीय संविधान एवं अर्थव्यवस्था। ये भारतीय इतिहास एवं भूगोल, भारतीय संविधान एवं अर्थव्यवस्था, मानव एवं पर्यावरण, 3 ऐसे टॉपिक हैं जो जीएस में आप कहीं ना कहीं हमेशा पढ़ते हैं। ये जीएस के हर एक पेपर में रहते हैं। तो संविधान के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में तैयार हुआ। प्रस्तावना किसने लिखी, मूल अधिकार क्या होते हैं, इससे मूल अधिकार से, फंडामेंटल राइट से सबसे अधिक क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं। उसके बाद जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनसे क्वेश्चन आते हैं। फिर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। भारत में जो व्यवस्था है वो 3 हिस्सों में बंट गई है। विधायिका जिसका काम है कानून बनाना, कार्यपालिका कानून का पालन कराना, और न्यायपालिका का काम है इन दोनों पे नियंत्रण रखना कि ये जो कानून बना रहा है ये संविधान के हिसाब से है कि नहीं, और ये कानून का पालन संविधान के हिसाब से कर रहा है कि नहीं, ये काम न्यायपालिका का है। ये इसके अलावा भारत एक प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में चुनाव होते हैं तो उसका कार्य देखता है निर्वाचन आयोग, तो निर्वाचन आयोग का ये काम है। लोक सेवा आयोग हमको नौकरियां देता है, एक केंद्र स्तर पर और एक राज्य स्तर पर, उसको देखना है। उसके बाद जनसंख्या, गरीबी, बेरोजगारी, ये कुछ न कुछ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, कुछ न कुछ ज्योग्राफी से रिलेटेड है। इसको अकेले हम क्या कहते हैं अर्थव्यवस्था में नहीं डाल सकते। तो भारत की पॉपुलेशन, ठीक है, ये ध्यान से पढ़ना है। नई पॉपुलेशन कब होनी है, पुरानी पॉपुलेशन में क्या हुआ है। अगर यूपी का है तो यूपी में ये क्वेश्चन बहुत आते हैं कि इस राज्य की पॉपुलेशन कितनी है, महिलाओं का परसेंटेज, शिक्षा का क्या है, बच्चों की संख्या क्या है, ये सब बहुत क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद गरीबी का जो स्तर है, गरीबी पे जो बात हुई है, किसको गरीब कहा जाता है, किसको अमीर कहा जाता है ना, जो जो समितियां बनी है गरीबी का निर्धारण करने के लिए। बेरोजगारी आज एक प्रमुख समस्या है, तो बेरोजगारी पे बात होगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है, इस तरह की बहुत सारी बेरोजगारी होती है। ये इकोनॉमिक्स के टॉपिक हैं तो आपको समझ में आ जाएगा बेरोजगारी के तरीके। उसके बाद भारत सरकार की योजनाएं और इन योजनाओं से क्या डेवलपमेंट हुआ है देश का, जैसे मिड डे मील योजना से क्या विकास हुआ है, नारी सुधार से क्या विकास हुआ है, तो इन सब बारे पे बहुत सारी योजनाएं हैं, है ना। सिंचाई से लेके हर एक क्षेत्र में योजनाएं हैं, समाज कल्याण की बहुत सारी योजनाएं हैं, विधवा पेंशन है, ये सब, इनसे क्या फायदा होता है, ये कब चालू की गई, इन सब बारे पे बात होना है। उसके बाद अगला टॉपिक आया इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जो आपकी आय पे लगे, आपको मालूम होगा अभी लास्ट डेट खत्म हुई है 31 तारीख, और उस दिन भारत ने पुराने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और इनकम टैक्स सबसे अधिक लोगों ने जमा किया है। तो सरकार की नीतियों ने क्या बदलाव किया कि इनकम टैक्स ज्यादा आने लगा, लोग इनकम टैक्स ज्यादा भरने लगे, या लोगों की आय बढ़ गई है, तो इन सब बारों पे बात होगी। और इनकम टैक्स किन किन चीजों पे लगता है इस पे भी बात होगी। फिर भारत एक कृषि प्रधान देश है तो एग्रीकल्चर को हम छोड़ नहीं सकते। भारत के किन किन क्षेत्रों में एग्रीकल्चर होता है, किसका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है, एग्रीकल्चर पे कितनी पॉपुलेशन आश्रित है, ये सारी चीजें हैं। भारत इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी है, तो सूती वस्त्र उद्योग हो गया, जैसे लोह उद्योग हो गया, इन सब उद्योगों पे जो मेन उद्योग हैं, और यूपी में जो जो मेन औद्योगिक क्षेत्र हैं उन पे भी बात होगी। उसके अलावा व्यापार नेशनल लेवल का और इंटरनेशनल लेवल पे किन चीज़ों का हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं इस पे बात होगी। उसके बाद मुद्रा बैंक एवं पूंजी बाजार, ये सब इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। जब आप बैंक पढ़ेंगे, फाइनेंस सर्विसेज पढ़ेंगे, तो उसमें समझ में आएगा कि बैंक में रेपो रेट क्या होता है, सीआरआर रेट क्या होता है, इन सब चीज़ों पे बात होगी। आरबीआई कैसे गवर्न करता है, इन सब चीज़ों को, बैंक पूरे के बैंक कौन राष्ट्रीय बैंक है ना, कब बैंकों का पहली बार विलय किया गया, कैसे 19 बैंक रहे फिर 11 हुए, तो ये सारी चीज़ें जो होंगी, ये सारी बातें आपकी भारतीय संविधान एवं अर्थव्यवस्था में होंगी। तो इस पे जो भी बात होगी, कल पहले हम लोग पुराने आए हुए क्वेश्चनों पे बात करेंगे, उनकी व्याख्या के साथ उनको हल करेंगे, तब आपको चीज़ों को समझ में आएगा। अभी आप नॉर्मल चीज़ें समझिए, तब तक के लिए गुड बाय।